नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष को जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्ष को तगड़े झटके लग रहे हैं और बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि बीएसपी सांसद है रितेश पांडे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एक के बाद एक जोरदार झटके विपक्ष को लग रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ रितेश पांडे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ये खबर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन कई ऐसे और नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी शामिल किए हैं, जिसके बारे में इन लोगों ने जानकारी नहीं दी है। एक नहीं, 5-6 राज्यों में अलग अलग पार्टियों के जो विपक्षी गठबंधन में हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जैसे बीएसपी की बात है, बीएसपी न तो एनडीए में है और न तो इंडी अलायंस में है, लेकिन ये बात सामने आ रही थी कि बीएसपी पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी और पहले यानी 2019 और 2024 के चुनाव में बहुत अंतर होने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो खासकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी कम सीटें मिली थी, वो सारा मेकअप होने वाला है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों का टारगेट रखा है और उसके लिए जो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कई नेता, ये सब राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष की जो नीति रही है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। उसी में से रितेश पांडे भी हैं, जिनके साथ पीएम मोदी ने पिछले दिनों जब संसद का सत्र था तो उस समय एक लंच पीएम मोदी ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें विपक्षी पार्टी के कुछ सांसदों को बुलाया गया था। रितेश पांडे भी उसमें शामिल थे और केरल के भी एक सांसद शामिल थे, जिसके बारे में बाद में बताएंगे। जो क्योंकि एक राज्य की बात नहीं है, 5-6 राज्यों में धड़ाधड़ इस्तीफे चल रहे हैं विपक्षी पार्टियों में, और कांग्रेस, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएसपी, यानी कि कोई ऐसी पार्टी नहीं दिख रही है जहां से भगदड़ नहीं मचा हो और वो नेता जो अपने फ्यूचर यानी कि राजनीतिक कैरियर भविष्य के लिए सोच रहे हैं, वो इन पार्टियों का साथ छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। रितेश पांडे भी उन नेताओं में से एक हैं जो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई फ्यूचर नहीं है और अगर हम इस पार्टी को छोड़ते हैं तो उनके पास क्या क्या विकल्प था। उनके पास एक विकल्प समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के में से दोनों में से किसी एक में शामिल होने का, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन है। वो पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से चुनाव लड़े, जीत कर आए, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो इस बार अगर उन्हें ग्राउंड से यह जानकारी मिलती जमीनी स्तर पर कि वहां पर बीएसपी और सपा का गठबंधन था तो समाजवादी पार्टी का वोट हमें मिला था जिसके कारण हमारी जीत हुई थी, तो वो सोचते कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस किया है तो इन दोनों पार्टियों में से हम किसी को थामें और उनके साथ हम जुड़ के आगे राजनीति कर सकते हैं, हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि जो उनके लोग हैं, जो ग्राउंड में काम करते हैं, जो वहां पर जमीनी हकीकत को समझते हैं, उन लोगों ने सलाह दी कि इस समय उत्तर प्रदेश में ये इंडी अलायंस में शामिल होने से कोई फायदा नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन तो कर ली है, लेकिन कंफ्यूजन इस स्तर पर है कि आप देखो, सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ रही है, यानी कि राज्यसभा में चली गई है, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को बोला जा रहा है रायबरेली से चुनाव लड़ लो, लेकिन प्रियंका वाड्रा अभी तक रायबरेली पहुंची नहीं है। वो कंफ्यूज्ड है कि चुनाव लड़े या न लड़े। इस बात का भी कंफ्यूजन है कि क्या बैक टू बैक जो कांग्रेस हार रही है उस हार का ठीकरा राहुल गांधी के साथ उनके ऊपर भी पड़ जाए, और राहुल गांधी को जिस तरीके से बार बार कहा जाता है ये हार देने वाले नेता हैं, हराने वाले नेता हैं, जीत के लिए इनकी कोई भूमिका नहीं होती है, उसी तरीके से अगर प्रियंका वाड्रा को लगता है कि उनका फ्यूचर राहुल गांधी के एग्जिट होने के बाद
अभी 2024-2029 तक कोई ऐसी संभावना नहीं है कांग्रेस के लिए। तो इसलिए इन हार वाले ग्रुप में शामिल होकर हम भी क्यों अपनी बेइज्जती कराएं। जैसे राहुल गांधी को अमेठी से हराया गया, अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी दक्षिण चले गए, वायनाड से चुनाव लड़े, वहां जीते। और इसी तरीके से प्रियंका वाड्रा भी अभी कंफ्यूज है। तो जब रायबरेली में लोग ये सोच रहे हैं, गांधी परिवार के लोग ये सोच रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो दूसरी पार्टियों की क्या बात है। इसलिए यूपी में इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपी में इन लोगों के इंडी अलायंस में चाहे कांग्रेस शामिल हो जाए, बसपा भी साथ में आ जाए, अभी साथ में आएगी नहीं, लेकिन मायावती भी अगर साथ आ जाए, कांग्रेस, मायावती और सपा के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 50% प्लस वोट वहां पर उत्तर प्रदेश में लाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर किन किन राज्यों में चल रहा है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां के इन पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में बैठे जो नेता होते हैं, बंद कमरे में बैठकर स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन लोगों को ग्राउंड की जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो नेता अपने स्टेट में, अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको पता होता है कि फीडबैक क्या मिल रहा है, किस पार्टी की संभावना है और कहां पर कैसे आधार बढ़ रहे हैं। तो हमें उसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। उसी तरीके से महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में अशोक चौहान अकेले नहीं गए हैं, बल्कि वो पूरे संगठन, कांग्रेस का जो संगठन है, उस पूरे संगठन को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। लातूर, नांदेड़, वो पूरा एरिया जो है उनके लंबे समय की राजनीति का है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अशोक चौहान नए नए राजनीति में आए हैं, उनके पिता शंकरराव चौहान भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे। तो इसलिए वो पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र पर पकड़ है। लेकिन स्थितियां क्या थी। अशोक चौहान ने पिछले 4 महीने में कई मैसेज किया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी से मुलाकात की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी की तरफ से एक ही मैसेज गया हर बार, टॉक टू केसी वेणुगोपाल। आप केसी वेणुगोपाल से बात कीजिए। कांग्रेस में इस बात के लिए नाराजगी बहुत ज्यादा है कि राहुल गांधी की डिपेंडेंसी एक नेता यानी केसी वेणुगोपाल पर बढ़ गई है और ये किसी को आसपास में मुलाकात तक नहीं करते, इसलिए कमलनाथ भी नाराज हैं। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, ये दोनों, और उद्धव ठाकरे के शिवसेना, इन तीनों पार्टियों का जो संभावित गठबंधन है उसमें क्या चल रहा है। अब अजीत पवार पूरे संगठन को अपने पास रख लिए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि उनके नेता भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। एकनाथ शिंदे वही कर रहे हैं, साथ में गठबंधन है। उनके अलावा जो भी तीनों पार्टियां हैं उसके एक एक नेता अगर उनके खास परिवार को छोड़ दे तो सब है जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में या गठबंधन सहयोगी या सीधे पार्टी में आने के लिए तैयार है। चाहे मिलिंद दौड़ा आए या बाबा सिद्दीकी आया या फिर इधर अशोक चौहान आए, ये सारे के सारे जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में इन लोगों की कोई औकात नहीं होगी। शरद पवार की जहां तक बात है, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उसके अलावा किसी पर उनको भरोसा नहीं है कि कब इधर से उधर चला जाए, क्योंकि उनके साथ भी समस्या है। सुप्रिया सुले ही गिर गई है बारामती से। सुनेत्र पवार को खड़ा करने की बात अजीत पवार ने पहले कह दी, इसके बाद वो अजीत पवार के भाई के पास पहुंच गए, उनके बेटे को ले आए। ये सारे के सारे अपने परिवार में उलझे हुए हैं। तो सीधे तौर पर जो बेटा बेटी की पार्टी बताई जाती है, जो पीएम मोदी ने कहा, इनके परिवार के बेटा बेटियों के अलावा किसी और पर इनको भरोसा नहीं है कि कब कहां चले जाए। उद्धव ठाकरे का भी यही हथरोना है, क्योंकि उनको भी लगता है आदित्य ठाकरे के अलावा जितने भी विधायक बचे हैं, सांसद बचे हैं, वो सब कभी भी किसी पार्टी में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी पार्टियों में। इसी तरह से केरल में क्या चल रहा है। केरल जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी स्थिति मजबूत नहीं है, वहां पर एक भी लोकसभा की सीट अभी तक नहीं जीत पाई है। विधानसभा में 1996 में एक सीट जीती थी, उसके बाद तो नहीं जीत पाई है। फिर भी आरएसपी के नेता जो रामचंद्रन हैं, उन्होंने पीएम मोदी के साथ लंच किया और उसके बाद से जो वो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की, वहां पर कांग्रेस और उस पार्टी के अंदर हंगामा हो गया।
स्थितियां ऐसी हो गई कि अब आरएसपी को अलग करने की बात की जाने लगी कि वो हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो जाए। तमिलनाडु में क्या चल रहा है, वहां सत्ताधारी पार्टी है डीएमके और उनके साथ है सहयोगी पार्टी कौन, कांग्रेस, दोनों का अलायंस है। लेकिन उनकी विजयाधरन जो विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि तमिलनाडु में इस बार अन्नामलई ने, पीएम मोदी ने बड़ा काम किया है। वहां पर जो डिवाइड है आर्यन द्रविडियन करके, साउथ नॉर्थ डिवाइड पैदा करके डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस ने इतने दिनों तक लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो लोग अब जाग रहे हैं। अब उन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए यहां, और इसलिए वहां पर भी विधायक, सांसद सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पर क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का रीजन जो है वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी मजबूत रही, लेकिन कश्मीर की घाटी में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एक के बाद एक पीडीपी के नेता, मुजफ्फर बेग जो हैं वो पूर्व उप मुख्यमंत्री, बड़े नेता पीडीपी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैली में आते हैं। 4 दिन के अंदर कम से कम 6-7 ऐसे नेता हैं एनसी और पीडीपी के बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ज्यादातर पहाड़ी जनजाति के हैं। पहाड़ी जनजाति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलवाया, और इसलिए जितने पहाड़ी नेता हैं वो सारे मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी कहने का मतलब कि वहां पर हिंदू है, हिंदू भी पहाड़ी है, मुस्लिम भी पहाड़ी है। ये पहाड़ी कम्युनिटी दोनों में डिवाइड है। 18 लाख से ज्यादा वोट है इनके, लेकिन ये डिमांड कर रहे थे बार बार कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन दिया नहीं जा रहा था। इस बार दिया गया और डिलिमिटेशन में इनकी बड़ी भूमिका हुई। अब एक के बाद एक एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उसके पहले 2 नेता और शामिल हुए। मतलब एक के बाद बेग शामिल हो रहे हैं, उसके बाद शहनाज शामिल हो रहे हैं, अब्दुल शामिल हो रहे हैं। ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, और कन्याकुमारी जैसे अभी बताया कि केरल से लेकर कश्मीर तक में ये हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी जहां जहां जाएगा पीएम मोदी के लिए 10 से 20% वोट बढ़ाकर आएगा, और यही स्थिति अभी चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजरी, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी आए एनडीए में, उसके बाद एक एक करके अलग अलग नेता भाजपा में आ रहे हैं। जहां जहां जाएंगे, महाराष्ट्र जाने से पहले महाराष्ट्र में विस्फोट हुआ, अब महाराष्ट्र पहुंचने के बाद कितना बड़ा विस्फोट होगा ये तो देखने वाली बात है। मतलब दर्जनों सांसद, विधायक अलग अलग राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के साथ अचानक से जुड़े हैं, जिससे विपक्षी खेमे में ऐसा लग रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही ये लोग को सरेंडर करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्ष में आप ये कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उनको लग रहा है कि विपक्षी खेमे में अब हमारा कोई भविष्य उस तरीके का नहीं है, क्योंकि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि हम बीजेपी के साथ जाएं, और जिस तरीके से मोदी लहर देखने को मिल रही है, ये सारे जो नेता हैं वो अपने आप को बीजेपी में ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो टूटती बिखरती नजर आ रही है, और एनडीए का जो कुनबा है वो लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।